नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक मॉक टेस्ट जिसके अंतर्गत 120 प्रश्न आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे। जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है और प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। तो यदि आप अशासकीय माध्यमिक प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। चलिए शुरू करें पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आप लोगों को संभवतः देखने को मिलेगा करंट अफेयर से। फरवरी मार्च 2026 में आयोजित होने वाले मिलानो कार्टिना 2026, ये मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आधिकारिक शुभंकर जिसको मॉस्कॉट्स बोलते हैं के रूप में किन्हें चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। मिराई तोवा और सोमेइती, टीना और मिलो, बिंग डोएन और सुए रॉन रॉन, ओली और सिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीना और मिलो। टीना और मिलो, क्योंकि इटली के मिलान में कहां पे आयोजन हुआ था? इटली के मिलान और कार्टेना डी अम्पेजो में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए टीना और मिलो को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। ये दो बहुत ही प्यारे उद्बिलाव हैं। टीना और मिलो उद्बिलाव हैं जो पर्यावरण जागरूकता और खेल भावना का प्रतीक हैं। तो टीना और मिलो क्या हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये उद्बिलाव हैं। और कहां पर हुआ था? तो मिलानो कार्टिना, ये जो है स्थान का नाम है, मिलानो और कार्टिना डी अम्पेजो में, और ये इटली में आयोजित होगा। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस एक ही प्रश्न से हमें मिल जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें या 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी आधिकारिक तौर पर किस देश के किस शहर को सौंपी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। तो ऑप्शन देखते हैं। नागोया जापान, रियाद सऊदी अरब, दाएगू दक्षिण कोरिया और हांगझू चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागोया जापान। नागोया जापान। वर्ष 2026 के 20वीं एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आईची प्रांत, कौन सा प्रांत है? आईची प्रांत, और उसकी राजधानी नागोया में किया जा रहा है। जापान इससे पहले 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में भी इन खेलों की मेजबानी कर चुका है। 1958 में टोक्यो में किया है और 1994 में भी मेजबानी की है, और यह मेजबानी हिरोशिमा नामक नगर में की थी। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहां पे ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट से रिलेटेड है। बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के ऑप्शन देखते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करना, किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित डिजिटल टूल प्रदान करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को विदेशी बाजारों से जोड़ना। तो 2026-27 में घोषित भारत विस्तार, याद रखिएगा भारत विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य राइट आंसर हो जाएगा किसानों के लिए बहुभाषी एआई आधारित डिजिटल टूल प्रदान करना भारत विस्तार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार ने बजट
में भारतीय विस्तार नाम से एक एआई संचालित प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। यह टूल विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय किसानों को फसल सुरक्षा, मौसम और कृषि संबंधी अन्य परामर्श 24 घंटे वास्तविक समय पर देगा। किसान अपनी फसल की समस्या की तस्वीर भेजकर तुरंत इसका सटीक समाधान पा सकेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसानों के लिए बहुभाषी एआई आधारित डिजिटल टूल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 4th पर, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है? शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A और ब्रैकेट में के है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के, अनुच्छेद 51A के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत माता पिता अभिभावकों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य लिखा गया है या कर्तव्य निहित है। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, राजकोषीय घाटा मुख्यतः किसका संकेतक है? राजकोषीय घाटा मुख्यतः किसका संकेतक है? सरकार की कुल आय, सरकार की कुल बचत, सरकार की उधारी आवश्यकता, केवल कर संग्रह करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की उधारी आवश्यकता। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। अगर कोई भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राजकोषीय घाटा मुख्यतः किसका संकेतक होता है, तो सरकार की उधारी आवश्यकता का संकेतक होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, रेपो रेट में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? ऋण सस्ता करना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण और निर्यात समाप्त करना। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण। रेपो दर बढ़ने से बैंकों के लिए आरबीआई से धन लेना महंगा होता है, जिससे ऋण की लागत बढ़ सकती है और मांग मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो यही रेपो रेट होता है। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, भारत में मानसून की अनिश्चितता का कृषि पर सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून की अनिश्चितता का कृषि पर सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल निर्यात, फसल उत्पादन, केवल औद्योगिक उत्पादन, केवल सेवा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल उत्पादन। जब कृषि से ये रिलेटेड है और भारत में मानसून की अनिश्चितता है, तो ये फसल उत्पादन को प्रभावित करता है, इसलिए बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जैव विविधता का संरक्षण किससे सबसे अधिक संबंधित है? केवल आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संतुलन, केवल शहरीकरण और केवल औद्योगिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन, क्योंकि जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं, विटामिन B12 की कमी मुख्यतः किससे संबंधित हो सकती है? रिकेटस, एनीमिया एवं तंत्रिका संबंधी समस्याएं, स्कर्वी, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 से एनीमिया एवं तंत्रिका संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बी आंसर इसका राइट
हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? केवल वसा, जैव उत्प्रेरक, केवल कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते रहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। डीएनएस का प्रमुख उपयोग किससे संबंधित है? वेबसाइट का आईपी पता, डोमेन नाम को आईपी पते में रिजॉल्व करना, वायरस हटाना, पासवर्ड बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डोमेन नाम को आईपी पते में रिजॉल्व करना। डोमेन नाम को आईपी पते में रिजॉल्व करना। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, जो डीएनएस होता है इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम है, जो डोमेन नेम को संबंधित आईपी एड्रेस किससे जोड़ता है? आईपी एड्रेस से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। HTTPS में यस किसका संकेतक है? सिस्टम, सिक्योर, सर्वर, सर्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्योर। इसका राइट आंसर बी, सिक्योर होगा। HTTP का सुरक्षित संस्करण है, जिसमें TLS, SSL आधारित इंक्रिप्शन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिशिंग अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि उद्देश्य सामान्यतया क्या होता है? फिशिंग का उद्देश्य सामान्यतया क्या होता है? कंप्यूटर की गति बढ़ाना, धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, डेटा का बैकअप लेना, नेटवर्क मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। फिशिंग में नकली संदेश, वेबसाइट आदि के माध्यम से पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 क्वेश्चन पे आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग विचार का मूल विचार क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मूल विचार क्या है? केवल स्थानीय हार्ड डिस्क, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, केवल मौसम अनुमान कंप्यूटर बंद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज उपलब्ध कराना। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज, प्रोसेसिंग आदि संसाधन नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आईसीटी आधारित शिक्षा में LMS का अर्थ है। अब LMS का अगर हम फुल फॉर्म समझ लें तो हमें आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मशीन सॉफ्टवेयर, लॉजिकल मैनेजमेंट सर्विस और लोकल मीडिया सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS डिजिटल माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री, गतिविधियों और मूल्यांकन के प्रबंधन के लिए प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर। इनपुट डिवाइस पूछ रहा है कौन सा है, तो इनपुट स्कैनर है।
कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि स्कैनर भौतिक दस्तावेज चित्र को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? अब देखिए, राजकोषीय घाटा कहने का मतलब है राजकोषीय घाटा कितने परसेंट डिसाइड किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.3%। अब ऑप्शन भी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3 में से तय किया है, जो कि पिछले संशोधन अनुमान 4.4% से कम है। इस बजट में सरकार का कुल अनुमानित व्यय 53.5 लाख करोड़ रखा गया है। इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी मूल जोर किस पर था? स्वदेशी का मूल जोर किस पर था? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन पर, सैन्य प्रशिक्षण पर, केवल शिक्षा पर, या केवल कर वृद्धि पर? केवल कर वृद्धि पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन में आर्थिक राष्ट्रवाद प्रमुख तत्व था। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि धन यदि हम लेते हैं तो अपने देश के व्यक्ति से लेंगे, और यदि हम देते हैं तो देश के व्यक्ति को ही देंगे। ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो आसान होंगे भी। तो अब ये क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939, 1940, 1942, 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और ये किस महीने में चलाया गया था? तो ये अगस्त महीने में चलाया गया था। कब? अगस्त महीने में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले पर मुख्य थीम क्या रखी गई थी? ये जो 15 अगस्त 2026 का 80वां स्वतंत्रता दिवस लाल किले से मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? आंसर अब देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक नेतृत्व, डिजिटल इंडिया और सशक्त किसान, वंदे मातरम के 150 वर्ष, और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति इसका मुख्य थीम था। वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। साथ ही देश की 2047 तक पूर्ण विकसित बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अंगीकृत का मतलब होता है अपनाया
गया। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42वां, 61वां, 73वां और 74वां। तो इसको 73वें संशोधन से मिला। कौन से? 73वां संशोधन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इस 73वां संशोधन जो था वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का था, स्वशासन का था, से संबंधित है। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, 74वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? नगर निकाय, पंचायत, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग। तो 23 का आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन। ये किससे संबंधित है? तो ये नगर निकायों से संबंधित है। नगर निकायों से संबंधित 74वां संविधान संशोधन है। और इस संशोधन में स्थानीय स्थानीय निकायों को रखा गया था। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश मुख्यतः किस स्थिति को दर्शाता है? वृद्ध जनसंख्या की अधिकता, कार्यशील आयु वर्ग के सांख्यिकीय लाभांश। ये देखा जाए तो ये किस स्थिति को दर्शाता है? तो उसके अंतर्गत ऑप्शन है वृद्ध जनसंख्या की अधिकता, कार्यशील आयु वर्ग की अपेक्षाकृत बड़ी हिस्सेदारी, केवल जन्म दर में वृद्धि, केवल मृत्यु दर में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यशील आयु वर्ग की अपेक्षाकृत बड़ी हिस्सेदारी। कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का बड़ा अनुपात आर्थिक विकास का अवसर प्रदान कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, जीडीपी में जी का अर्थ है। जीडीपी आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब इसका अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक और पी फॉर प्राइस। तो अब देखिए जीडीपी, जीडीपी का अर्थ क्या है और उसमें जी का तात्पर्य क्या है? तो ग्रॉस हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रॉस कंफर्म हो गया होगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। पी फॉर, इसका फुल फॉर्म एक बार मैं लिखे दे रहा हूं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उत्पाद, प्रोडक्ट। इस तरीके से ग्रॉस जी का हो जाएगा, डी से डोमेस्टिक हो जाएगा और पी से प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। खेलों में हैट्रिक का सामान्य अर्थ है लगातार 3 सफल उपलब्धियां, लगातार 3 सफल उपलब्धियां, 2 उपलब्धियां, 4 उपलब्धियां, केवल कप्तानी। तो हैट्रिक का आप लोग तो अर्थ समझते ही होंगे। ए हो जाएगा। लगातार 3 सफल उपलब्धियां हैट्रिक कहलाती हैं। खेल के संदर्भ में या खेल के संदर्भ के अनुसार लगातार 3 समान विशिष्ट सफलताओं को हैट्रिक कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। पर्यावरण में कार्बन सिंक का उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन सिंक बहुत पूछा जाता है। जंगल, प्लास्टिक, पेट्रोल, सीमेंट, ये ऑप्शन हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जंगल। वन और महासागर, वन और महासागर जैसे तंत्र वातावरण से कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए इनको सिंक के नाम से जाना जाता है। और यह जंगल है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं।
डेटा का अनधिकृत परिवर्तन किस प्रकार की सुरक्षा समस्या है? इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, केवल कॉन्फिडेंशियलिटी और कंप्रेशन। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ डेटा की शुद्धता एवं अनधिकृत परिवर्तन से सुरक्षा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंचते हैं। शिक्षा में आईसीटी का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? सबसे पहले आईसीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो आई फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर सी फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, और टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक को पूर्णतः हटाना, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाना, केवल मनोरंजन, केवल परीक्षा लेना। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाना। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यहां पे करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। मार्च 2026 में संपन्न हुए आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, करंट अफेयर को दृष्टिगत रखते हुए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो जो लोग मैच देखते होंगे या मैच जिनको पसंद होगा, वो लोग इसको बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को तुरंत समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 30 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आते हैं 30 क्वेश्चन के लिए हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन को इसमें समाहित करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? औचित्य, उज्ज्वल, दायित्व और स्वतंत्र। अब यहाँ पे डी जो वर्ड लिखा हुआ है, उज्ज्वल भी सही है, औचित्य भी सही है, दायित्व भी सही है, स्वतंत्र यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्वता के ऊपर बिंदी और इया आधा बनाया जाता है। ये जो है ऐसे स्वतंत्र लिखा जाता है, ना कि स्वतंत्र लिखा जाएगा, स्वतंत्र। इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर पहुंचते हैं। दुर्गम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्गम शब्द में दुर्गम, तो इसमें दुर, दुर प्लस गम, दुर प्लस गम, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसलिए दुर, दुर क्या है? ये कठिनता या विपरीतता का बोध कराता है। दुर ये कठिनता या विपरीतता का बोध कराता है, इसलिए यह उपसर्ग है। इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंचते हैं। मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? य या मान या वी। तो मानवीय शब्द में इ प्रत्यय है, क्योंकि मानो, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो मानो प्लस इ, मानो प्लस इ मानवीय हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। जो दूसरों के मन की बात जानता हो,
के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए जो दूसरों की बात जानता हो। मनोयोगी, अंतर्यामी, मर्मज्ञ, मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्यामी। अंतर्यामी इसका अर्थ होता है जो सबके अंतःकरण अर्थात मन की बात को जानता हो, उसे अंतर्यामी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। अभ्युदय का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है पतन, अवनति, पराभव, अस्त। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी अवनति। क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा, क्योंकि अवनति का उल्टा अभ्युदय, विलोम शब्द पूछ रहा है। अभ्युदय, अभ्युदय माने होता उन्नति। क्या होता है? उन्नति। और इसका उन्नति का उल्टा यदि हम करेंगे तो पतन होना चाहिए, तो पतन का अवनत हो जाएगा। पतन का सिनोनिम अवनत होता है, इसलिए बी आंसर राइट हो जाएगा। अभ्युदय का अवनति करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ, यह तो आकाश का पर्यायवाची है। व्योम, यह भी आकाश का पर्यायवाची है। गगन, यह भी आकाश का पर्यायवाची है। अनल, यह अनल मीन्स होता है आग। अनल मीन्स आग होता, अग्नि होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यही इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं। अत्यधिक परिश्रम करना, पश्चाताप करना, संघर्ष करना या किसी को उकसाना। 37 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चाताप करना। हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, पश्चाताप करना। बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 पर है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लोकोक्त का उचित अर्थ है साधन नष्ट होने पर कार्य कठिन हो जाता है। नहीं, यह हो ही नहीं सकता है। मूल कारण समाप्त होने पर समस्या ही समाप्त हो जाती है, यह सही है। लेकिन विकल्प और भी देख लेते हैं। बिना साधन के सफलता संभव नहीं, गलत है। संकट में धैर्य रखना चाहिए, यह भी इसका अर्थ नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मूल कारण समाप्त होने पर समस्या ही समाप्त हो जाती है। जिस वस्तु के कारण समस्या उत्पन्न हो रही हो उसे ही समाप्त कर देने से समस्या समाप्त हो जाती है। जिसको ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी से नवाजा जाता है, या ये लोकोक्ति कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या बहुब्रीहि है? तो यथा संभव, यथा संभव यह अव्ययी भाव समास है। इसका मतलब होता है, यथा संभव का मतलब होता है संभव के अनुसार, संभव के अनुसार। अर्थ में यदा या पूर्व पद प्रधान होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा? अव्ययी भाव। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? यदि इसका अर्थ भगवान शिव लिया जाए, कर्मधारय हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा या दिग हो जाएगा या द्वंद्व हो जाएगा। तो यदि नीलकंठ का भगवान शिव से अर्थ लगाया जाता है तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। बी इज करेक्ट आंसर। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ का मतलब हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव। समस्त पद किसी अन्य व्यक्ति का जब बोध कराते हैं वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। बी अर्थात बहुब्रीहि इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
41 पर आते हैं। लोकोक्ति का सही संधि विच्छेद है लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति, लोका प्लस उक्ति, लोका प्लस उक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लोक प्लस उक्ति, या इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्लस उक्ति। इसका मतलब है लोकोक्ति। जहां पर आ प्लस उ बराबर ओ बनते हो वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि, गुण संधि होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। मुख चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? रूपक अलंकार। मुख पर चंद्रमा का सीधा आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं है, यह शुद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे होना चाहिए था। मानक भाषा में मेरे को से कोई मतलब नहीं होता है। मुझको इस बात का ज्ञान नहीं है। अगला, मुझको इस बात का ज्ञान नहीं है, या मुझको की जगह पर मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है ज्यादा सटीक होता, मानक हिंदी होती। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। और डी भी देख लेते हैं, मेरे द्वारा ये तुरंत गलत हो गया। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। राम ने कहा मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। देखिए ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अंग्रेजी में यदि कहें तो बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस दिया गया यहाँ पे। राम ने कहा, अब कामा इन्वर्टेड कामा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, फुल स्टॉप करके और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया गया। यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी अन्य में कौन कौन सी गलतियां हैं मैं बता देता हूं। राम ने कहा, नीचे यहाँ कामा नहीं लगाया गया है, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, और यहां भी कामा लगा दिया गया जबकि फुल स्टॉप होना चाहिए था। राम ने कहा, अब डैश लगाया गया है, कोई मतलब नहीं, यह भी रॉन्ग, यह भी रॉन्ग। राम ने कहा और ऊपर बिंदी नीचे डैश लगाया गया है, और फिर इन्वर्टेड कामा में, यह भी गलत सेंटेंस है। ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक का प्रयोग अशुद्ध है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए और है वह चाकू से फल काटता है। राम ने मोहन को पुस्तक दी, वह पेड़ को गिरकर बैठ गया। तो ये शुद्ध निम्नलिखित में किस वाक्य में कारक का प्रयोग अशुद्ध है? डी, गिरा करके बैठ गया, ना कि गिर करके बैठ गया। यहाँ पेड़ के नीचे गिरकर या संदर्भानुसार पेड़ के पास बैठ गया होना चाहिए। पेड़ को गिरकर संबंध का कारक की दृष्टि से अशुद्ध है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, और अब यहां से इंग्लिश के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज जूनियर मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी सीनियर आ जाए, एक्सटीरियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, इंटीरियर आए, तो जिनमें IOR हो और ये कंपैरेटिव डिग्री में दिए गए हों, तो हम वहां पर
देन नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? देन नहीं लगाते हैं। देन की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, क्योंकि सीनियर इज फॉलोड, ही इज सीनियर टू मी, ही, क्योंकि सीनियर इज फॉलोड बाई टू, नॉट देन, देन का प्रयोग नहीं होगा। वैसे देन का प्रयोग होता कंपैरेटिव डिग्री में। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबंडन। अबंडन माने होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। अब यहां पे देखते हैं लीव माने भी क्या होता है? त्यागना, छोड़ना। तो मिल गया इसका सिनोनिम, अबंडन हो गया। कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना, प्रोटेक्ट माने होता है रक्षा करना, और मेंटेन माने होता है सुव्यवस्थित करना। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अबस्टेन एंटोनेम इज। अबस्टेन का एंटोनेम क्या हो जाएगा? तो अबस्टेन का एंटोनेम, अबस्टेन मीन्स, सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है। परहेज करना। अबस्टेन माने परहेज करना या किसी कार्य से स्वयं को रोकना, अबस्टेन होता है। अब देखिए इसका एंटोनेम, तो रिफ्रेन, एवॉइड, इंडल्ग मिल गया। क्या हो जाएगा? इंडल्ग। परहेज करना का विलोम शब्द यदि आप तलाशेंगे तो लिप्त होना हो जाएगा। क्या होगा? एडिक्ट होना, पर इंडल्ग होना, खुलकर भाग लेना। तो ये इंडल्ग हो जाएगा और इसका मतलब होता है लिप्त होना, लिप्त होना। प्रिवेंट माने रोकना होता है साथियों। तो सभी वर्ड्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अगला वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। वह जो कई लैंग्वेजेस को जानता हो, कई भाषाओं का ज्ञाता हो, जानता हो, उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, ओरेटर, ग्रामेरियन। पॉलीग्लॉट कहेंगे। पॉलीग्लॉट उस व्यक्ति, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पॉलीग्लॉट एक ऐसे व्यक्ति होता है जो बहुत सी भाषाओं को जानता होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। पैसिव वॉइस, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है ये। यहाँ पे टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, तो इसको जब बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे, द स्टूडेंट करोगे, द स्टूडेंट। अब देखिए प्रेज्ड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वाज या वेयर लगाओगे तो वाज लगाओगे, क्योंकि स्टूडेंट एक है। वाज प्रेज्ड, द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब ये कहां पे है? द स्टूडेंट प्रेज्ड, ये गलत हो गया। द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी सभी गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच करना है। ही सेड, आई एम बिजी, तो क्या करोगे? ही सेड, सेड का सेड रहेगा, दैट कंजक्शन लगा दो। आई चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई बदलेगा। तो ये थर्ड पर्सन का यदि यहां पे हम मान लेंगे तो ही हो जाएगा। क्या होगा? ही वाज बिजी, ही वाज बिजी। अब ऑप्शन देखते हैं। ही सेड दैट आई एम बिजी, आई एम हो ही नहीं सकता। ही सेड दैट ही वाज बिजी, बी ऑप्शन राइट होता है। लेकिन फिर भी इससे भी अगर राइट हम कहीं देखते हैं तो उसको डन करेंगे। सी है, ही सेज, यह भी गलत हो गया। ही सेड, यह भी गलत। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। फाइंड द एरर, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। ईच आ गया यहां पे, क्या आया? ईच। यह जो है सिंगुलर
एक वचन कर्ता होता है, एक वचन सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हैव की जगह पर क्या, हैव की जगह पर हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब रखते हैं तो ईच क्या गलती है, एरर पहचान हैव, यहां पे सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन की सी गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकोमोडेशन ACCOM होना चाहिए, यह गलत है। ACCOMMODA बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी करेक्ट है। एकोमो सिंगल टी है, सी है, यह भी गलत है। एकोमा यम के बाद में ए आया है, यह भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से 48 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 49 क्वेश्चन है, टू कॉल इट अ डे मीन्स, टू कॉल इट अ डे मीन्स क्या होता है, तो टू बिगिन वर्क, टू स्टॉप वर्क फॉर द डे, टू वेस्ट टाइम, टू सेलिब्रेट। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, टू स्टॉप वर्क फॉर द डे, टू कॉल इट अ डे। उसे एक दिन के लिए कहो, तो इसका मतलब है कि एक दिन के लिए काम बंद करो। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। ही इज गुड, जब कभी भी किसी लैंग्वेज की बात हो और गुड आ जाए, क्या आ जाए, गुड, तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गुड एट, गुड एट, तो इन गलत हो जाएगा, ऑन और फॉर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। अब देखो यहां पे फ्रेंड्स आ गया, और ये फ्रेंड्स जब आया तो इसको जो है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना था, तो क्या करेंगे, इज की जगह पर आर कर देते, सही हो जाता। नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स आर, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि नीचे के भी देखते हैं, नाइदर राम राम हिज, नार आर नहीं होता, नीदर के साथ नार होता है, तो यहाँ यही गलती है, आर नहीं होगा। नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स वाज हो जाएगा, तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट तो स्कार्स, प्लेंटीफुल, रियर, लिमिटेड, तो इसका अबंडेंट का राइट आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल। अबंडेंट माने होता है कमी, और प्लेंटीफुल, अबंडेंट माने पर्याप्त मात्रा, सॉरी एंटोनिम बताने लगे थे, प्रचुर मात्रा, और प्लेंटीफुल माने क्या होता है, प्रचुर मात्रा या पर्याप्त मात्रा, तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। रियर माने दुर्लभ होता है, लिमिटेड माने सीमित होता है, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। स्कार्स माने भी कम होना होता है या कमी होता है, तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा प्लेंटीफुल, क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 पर आते हैं। एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी। अब देखो इसका आंसर राइट क्या होगा, क्लियर, ओबियस। एंटोनिम पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे एंटोनिम पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गलत कर सकते हैं। तो क्लियर, ओबियस, ओपेक और विजिबल। क्लियर साफ, ओबियस स्पष्ट, ओपेक माने होता अपारदर्शी, क्या होता अपारदर्शी हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 53 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54।
वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज, ये वह एक जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये सॉरी, बस पहुंच रहे हैं अभी, 54 क्वेश्चन था। वन हु कैन नॉट राइट और रीड इलिटरेट होता है, ये ऑप्शन इसका राइट। इलिटरेट माने अशिक्षित, वह जो ना पढ़ पाता हो ना लिख पाता हो, अशिक्षित कहलाता है। इनएलिजिबल अयोग्य, अमेच्योर अपरिपक्व, इनोसेंट निर्दोष होता है। तो इन तीनों शब्दों से कोई मतलब नहीं, ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट का पैसिव वॉइस बनाइए। अब देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट जो है इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह जो है द ईस्ट इज राइजन बाय द सन गलत है, कोई पैसिव नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, कोई भी पैसिव वॉइस इसको नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब वाला सामान्य तथ्यात्मक वाक्य है। यह इंट्रांसिटिव वर्ब वाला सामान्य तथ्यात्मक वाक्य है, इसका स्वाभाविक पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस तरीके से तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत हैं। द सन राइजन बाय द सी ईस्ट, या भी गलत और डी भी गलत है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। सी सेड टू मी, डू यू नो हिम का सही इनडायरेक्ट। अब देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड या सेड टू को आस्क कर दोगे तो ये ऐसे बनाओगे, सी आस्क्ड मी। अब इफ कंजक्शन लगा दो, डू छोड़ दो, यू के पास जाओगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट पे मी है तो आई हो जाएगा। क्या होगा सब्जेक्टिव केस? आई न्यू, आई न्यू, नो का न्यू हो जाएगा, और हिम थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन ही नहीं करते हैं, तो इसको बनाओगे, सी आस्क्ड मी इफ यू आया, आई इफ आई न्यू हिम, इफ आई, तो ये पहला आस्क मी इफ आई न्यू हिम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह गलत है और सी सेड दैट, यह भी गलत और यह भी गलत है, इसलिए ए इज करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे कि नरेशन किस तरीके से करते हैं। अब आता अगला क्वेश्चन 57, और 57 क्वेश्चन है, डिस्पाइट के बाद सामान्यतया क्या आता है? केवल इंफिनिटिव, नाउन, जीरेंड, फ्रेज, केवल फिनिट वर्ब, केवल एडवर्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नाउन, जीरेंड, फ्रेज है। कौन सा? नाउन, जीरेंड, फ्रेज है, और यह जो है डिस्पाइट प्रीपोजिशन की भी तरीके से यूज किया जाता है। तो कंफर्म हो गया कि यहां पर बी आंसर राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, हैज बीन भी लगा है और थार का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। मेक बोथ इन्स मीट, मेक बोथ इन मीट्स का अर्थ है दो वस्तुओं को जोड़ना, आय के भीतर खर्च चलाना। बी आंसर राइट हो जाएगा। मेक बोथ इन्स मीट का मतलब हो जाएगा आय के अंदर ही कार्य चलाना, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग
प्रिविलेज गलत स्पेलिंग है, प्रिविलेज बी PRIVILEGE। प्रिविलेज माने क्या होता है? विशेषाधिकार। क्या होता है? विशेषाधिकार या विशेष सुविधा या विशेष हक। तो ये ही बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी प्रिविलेज सभी गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं और अब पहुंचते हैं यूनिट 3 पर, जहां से 60 प्रश्न आते हैं। 1813 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसके अंतर्गत सही है यह देखना है। इसने भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की। इसने शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान का मार्ग प्रशस्त किया। इसने प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि चार्टर एक्ट के अंतर्गत या 1813 में भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्राविधान किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल प्राच्य विवाद का केंद्रीय प्रश्न क्या था? केंद्रीय या सेंट्रल क्वेश्चन कौन सा था? शिक्षा के वित्तीय स्रोत, शिक्षा के माध्यम एवं विषय वस्तु, शिक्षक नियुक्ति, स्त्री शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा के माध्यम एवं विषय वस्तु। विवाद मुख्यतः इस बात का था कि सरकारी धन पाश्चात्य ज्ञान अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च हो या भारतीय भाषाओं के पारंपरिक शिक्षा पर खर्च हो, जो 1 लाख रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। इस तरीके से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम एवं विषय वस्तु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। मैकाले के 1835 के स्मरण पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? मैकाले के 1835 के स्मरण पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। गलत है। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को प्रमुखता। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी को प्रमुख माध्यम बनाने की दिशा में प्रभाव डाला था या जोर डाला था। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। उर्स डिस्पैच 1854 का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? उर्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। केवल अंग्रेजी शिक्षा के कारण, व्यापक एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रशासन की रूपरेखा के कारण, केवल विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण, धार्मिक शिक्षा के संरक्षण के कारण। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापक एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रशासन की रूपरेखा के कारण, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुदान प्रणाली और विभिन्न स्तरों की शिक्षा के विकास की व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इसलिए बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। हंटर आयोग 1882 का अपेक्षाकृत प्रमुख केंद्र था। विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शोध शिक्षा, तकनीकी उच्च शिक्षा। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग 1882
प्रमुख केंद्र प्राथमिक शिक्षा के लिए था, क्योंकि यह विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा तथा उसके प्रशासन पर ध्यान देने के लिए बनाया गया था। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। सैडलर आयोग का तत्कालीन प्रत्यक्ष संबंध किस विश्वविद्यालय से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सैडलर आयोग इंपॉर्टेंट है और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंबई, मद्रास, कलकत्ता और पंजाब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, क्योंकि सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की कमियों को, शैक्षिक कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था, अर्थात उसकी आलोचनाओं को संदर्भित करने के लिए बनाया गया था, जिसने पूरे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया और सभी जो प्रस्ताव लाए गए वो पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों में लागू किए गए। तो ये सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। और यह सैडलर आयोग बना कब था? तो ये सैडलर आयोग 1917 में बना था। गठित सैडलर आयोग का तात्कालिक संदर्भ कलकत्ता विश्वविद्यालय से था। 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। 67 पर हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किस समस्या को विशेष महत्व दिया? अंग्रेजी माध्यम, अपव्यय एवं अवरोधन, विश्वविद्यालय स्वायत्तता, तकनीकी शिक्षा। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, अपव्यय एवं अवरोधन। हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कम करने तथा गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया था। बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सार्जे आयोग किस वर्ष प्रस्तुत की गई? सार्जेट आयोग किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो जिन्होंने भी क्लासेस देखा होगा, सर्जेंट योजना के अंतर्गत बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं। और ये कब प्रस्तुत किया गया? तो 1944 में। कब? 1944 में। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सर जॉन सार्जेंट। सर जॉन सार्जेंट के द्वारा शिक्षा संबंधी योजना 1944 में प्रस्तुत की गई थी। क्लियर हो गया? इसका कौन सा ऑप्शन? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। निम्नलिखित में सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जब तक डेट कंफर्म नहीं होगी तब तक निकालना भी कठिन हो जाता है कि राइट क्या होगा। हंटर, तो सबसे पहले हंटर आयोग कब बना? तो हंटर आयोग 1982 में बनाया गया था। उर्स कब बना था? उर्स 1854 में बना था। कब बना था? 1854 में। सैडलर, तो सैडलर बना था ये 1917 में। और हार्टोग, तो हार्टोग कब बना था? या 1929 में बना था। 1929 में बना था। अब आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा? 1917, 1929, 1854 और 1882। तो वुड्स सबसे पहले आएगा, अर्थात बी ऑप्शन वुड्स आएगा, फिर हंटर आएगा और फिर सैडलर 1917। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तुरंत देखिए निकल आया राइट आंसर कौन सा है। इस तरीके से कंफर्म हो गया कि बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। कोठारी आयोग का कार्यकाल था। कोठारी आयोग का कार्यकाल था तो 1952 से 53, 1960 से 62 और 1964 से 66, 1968 से 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 से 66 तक कोठारी आयोग बना था। यह शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डी.एस. कोठारी ने की और इसका कार्यकाल 1964 से लेकर के 1966 तक चला। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं।
कोठारी आयोग की शिक्षा दृष्टि का सबसे व्यापक उद्देश्य क्या था? केवल रोजगार, राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक परिवर्तन, केवल उच्च शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक परिवर्तन। कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक परिवर्तन, समानता और राष्ट्रीय एकीकरण का साधन माना था, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र, केवल अंग्रेजी माध्यम, केवल व्यावसायिक माध्यम शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र। ये 1968 की नीति में त्रिभाषा सूत्र तथा शिक्षा के समान अवसर पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्रों को विशेष जोर देकर के परिभाषित किया गया है और ये 1968 की है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आप लोगों को कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों से संदर्भित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 से 6, 6 से 14, 14 से 18 और 5 से 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14। 6 से 14 क्योंकि आरटीई एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान सुनिश्चित किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पी फॉर पॉलिसी 2020 में विद्यालयी शिक्षा की नई संरचना है। 10+2, 5+3+3+4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5+3+3+4। और यह जो है नेप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसने पुरानी 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 को प्रस्तावित किया। 5 का तात्पर्य क्या है कि 3 वर्ष पर एजुकेटर की भर्ती की गई है, अर्थात आंगनवाड़ी में 3 से लेकर के 5 वर्ष तक पढ़ेंगे, फिर 3 से लेकर के 5 तक प्राथमिक में पढ़ेंगे, फिर 6 से लेकर के 8 तक 3 वर्ष हो जाएंगे और फिर 9 से लेकर के 12 तक 4 वर्ष हो जाएंगे। तो ये बी यहाँ पे पूरी तरीके से संरचना को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। गांधी जी की नई तालीम का केंद्रीय आधार क्या था? रटकर सीखना, उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा, यही गांधी जी की नई तालीम में बताया गया था। गांधी जी ने शिक्षा को कार्य, हस्तकौशल, अनुभव और जीवन से जोड़ने पर बल दिया था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। टैगोर के शिक्षा दर्शन की सबसे विशिष्ट विशेषता कौन सी थी? कठोर परीक्षा प्रणाली, प्रकृति एवं स्वतंत्र वातावरण में सृजनात्मक शिक्षा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि टैगोर शिक्षा में प्रकट स्वतंत्रता, कला, संगीत और सृजनात्मकता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत उड्स डिस्पैच 1854 सही है, हंटर आयोग 1882 यह भी सही है, और हार्टोग समिति 1929 यह भी सही है, कोठारी आयोग
1952, यह गलत है। कोठारी आयोग यह जो है 1964 से 66 तक चला, इसका कार्यकाल रहा। तो और यह जो है डी ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? 1919, 1921, 1926 और 1935। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 का। 1921 का अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रमुख कार्य किससे संबंधित है? केवल प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा, केवल शिक्षक प्रशिक्षण। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षा। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परिषद माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा, पाठ्यक्रम, मान्यता आदि से संबंधित कार्य करती है, इसलिए बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उच्च शिक्षा का विस्तार, माध्यमिक शिक्षा की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार, केवल प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार, केवल तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार। माध्यमिक शिक्षा की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समान बनाना था, इसलिए बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। एनसीटीई का प्रमुख संबंध किससे है? तो विद्यालय भवन, शिक्षक शिक्षा का नियमन, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा और छात्रवृत्ति। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक शिक्षा का नियमन। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स, फॉर TEACHER टीचर एजुकेशन। शिक्षा शिक्षकों के नियमन एवं मानकों से संबंधित है, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पर आते हैं 82। थोड़ा स्पीड में अब हम क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एनसीटीई शिक्षक शिक्षा, अभी आप लोगों ने देखा, राइट है ये युग्म। निपुण उच्च शिक्षा, निपुण ये प्राथमिक के लिए है। किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए। परख, भवन निर्माण, दीक्षा, पेंशन, ये सभी जो है परख, निपुण, ये सब प्राथमिक के लिए हैं। एनसीटीई शिक्षक शिक्षा के लिए, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक को संगठनकर्ता कहने का सर्वोत्तम आधार क्या है? तो केवल आदेश जारी करना, मानव एवं भौतिक संसाधनों का समन्वय, केवल परीक्षा लेना, केवल अनुशासन। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मानव एवं भौतिक संसाधनों का समन्वय, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि संगठनकर्ता के रूप में प्रधानाध्यापक संसाधनों, कार्यों और व्यक्तियों का समन्वित संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का सर्वोत्तम संकेतक है? सभी निर्णय अकेले लेना, शिक्षकों को निर्णय से दूर रखना, साझा दृष्टि विकसित कर टीम को प्रेरित करना, दंड का अधिक प्रयोग करना। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, साझा दृष्टि विकसित कर टीम को प्रेरित करना, क्योंकि
आधुनिक नेतृत्व सहभागिता, प्रेरणा, सहयोग और साझा लक्ष्य पर आधारित होती है, इसलिए सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया का तार्किक क्रम क्या है? दंड, निरीक्षण, योजना, मानक, वास्तविक प्रदर्शन, तुलना, सुधार। निरीक्षण, दंड, मानक और योजना, दंड, तुलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानक, वास्तविक प्रदर्शन, तुलना और सुधार। नियंत्रण में पहले मानक करते हैं और तय करते हैं, फिर वास्तविक प्रदर्शन का मापन करते हैं, फिर तुलना करते हैं और फिर जो आवश्यक सुधार होते हैं वह किए जाते हैं, इसलिए बी का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक के प्रभावी निर्णय का सबसे मजबूत आधार क्या है? प्रभावी निर्णय का सबसे मजबूत आधार क्या है? तो व्यक्तिगत पसंद, लोकप्रियता, तथ्य एवं विकल्पों का विश्लेषण। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रिया तथ्यों, विकल्पों, परिणामों और जोखिम के विश्लेषण पर आधारित होती है, इसलिए सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। शिक्षकों में कार्य वितरण की समस्या मुख्यतः किस प्रबंधन कार्य से संबंधित है? संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन और दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संगठन में कार्यों का वितरण सबसे अधिक होता है। संगठन में सभी को कार्यों का वितरण किया जाता है। कार्य विभाजन एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण संगठनात्मक कार्य है, इसलिए ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। आधुनिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है दोष खोजकर दंड देना, रचनात्मक प्रतिपुष्टि द्वारा शिक्षण में सुधार, केवल उपस्थिति देखना, केवल निरीक्षण रिपोर्ट बनाना। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि द्वारा शिक्षण में सुधार। क्योंकि आधुनिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है, इसलिए रचनात्मकता को प्राथमिकता देना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर पहुंचते हैं। मानवीय प्रबंधन कौशल का संबंध मुख्यतः किससे है? मशीनों से, लोगों से, प्रभावी संबंध एवं संचार से, भवन से और लेखांकन से। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा लोगों से, प्रभावी संबंध एवं संचार। क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस स्किल में संचार, प्रेरणा, सहयोग और संघर्ष समाधान प्रमुख हैं, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। यदि प्रधानाध्यापक प्रत्येक निर्णय स्वयं लेता है और शिक्षकों को कोई अधिकार नहीं देता, तो कौन सा सिद्धांत कमजोर होगा? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, नियंत्रण, अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। राइट आंसर विकेंद्रीकरण हो जाएगा। क्योंकि कार्य एवं निर्णय अधिकार का उचित वितरण विकेंद्रीकरण से संबंधित होता है, इसलिए बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पर आते हैं। शैक्षिक पंचांग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल अवकाश, शैक्षिक गतिविधियों का समयबद्ध नियोजन, केवल परीक्षा, केवल खेल। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शैक्षिक गतिविधियों का समयबद्ध नियोजन। शैक्षिक पंचांग पूरे वर्ष की शैक्षिक एवं सहगामी गतिविधियों को व्यवस्थित करता रहता है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पर आते हैं। यदि पाठ्यक्रम पूर्ण करने में विद्यालय लगातार पीछे चल रहा है, तो प्रधानाध्यापक का पहला कदम क्या होना चाहिए? शिक्षा को दंड देना, योजना और वास्तविक प्रगति का विश्लेषण, पाठ्यक्रम कम करना, परीक्षा समाप्त करना। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा योजना एवं वास्तविक प्रगति का विश्लेषण करना। योजना बना करके और जो पिछड़े हुए कार्य हैं उनको तत्काल हर संभव प्रयास करके पूरा कराना, यह जो है पाठ्यक्रम पूर्ण कराने की सबसे समुचित तरीका हो सकता है। तो बी आंसर इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। आईसीटी का सर्वोत्तम शैक्षिक उपयोग क्या है? आईसीटी
आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, और सी फॉर कम्युनिकेशन और टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? केवल कंप्यूटर खरीदना, केवल स्मार्ट बोर्ड लगाना, शिक्षण अधिगम में आईसीटी का प्रभावी एकीकरण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीटी की सफलता उपकरणों की संख्या में नहीं बल्कि उनके शैक्षिक एकीकरण में होती है, इसलिए सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। शिक्षक गुणवत्ता सुधार की सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? केवल वार्षिक निरीक्षण, सतत व्यावसायिक विकास एवं प्रतिपुष्टि, केवल दंड, केवल परीक्षा परिणाम। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सतत व्यावसायिक विकास एवं प्रतिपुष्टि। सतत प्रशिक्षण, सहकर्मी अधिगम और रचनात्मक प्रतिपुष्टि शिक्षक गुणवत्ता बढ़ाते हैं। यह सब शिक्षक की गुणवत्ता को वृद्धि करते हैं, तो बी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पर आते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शुल्क वसूली, विद्यालय परिवार सहभागिता, दंड देना, केवल परीक्षा आयोजन। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। विद्यालय परिवार सहभागिता पीटीए जो होती है, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग एवं संवाद स्थापित करता रहता है। बी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। किसी प्रशासनिक समस्या पर निर्णय लेने से पहले संबंधित शिक्षकों से तथ्य लेना किस सिद्धांत को दर्शाता है? तथ्य आधारित निर्णय, पूर्ण केंद्रीकरण, दंडात्मक प्रशासन, औपचारिकता। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा तथ्य आधारित निर्णय, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विश्वसनीय सूचना के आधार पर निर्णय लेना तथ्य आधारित प्रशासन की विशेषता है। अब आते हैं 97 क्वेश्चन पर। अभिलेखी रखरखाव का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड बढ़ाना, सूचना को सुरक्षित एवं पुनर्प्राप्त योग्य रखना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 का राइट आंसर सूचना को सुरक्षित एवं पुनर्प्राप्त योग्य रखना। अच्छे अभिलेख प्रशासन में रिकॉर्ड सुरक्षित, व्यवस्थित, प्रामाणिक और आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, इसलिए बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। संकलन और विश्लेषण में सही अंतर क्या है? दोनों समान है। संकलन में तथ्य जुड़ते हैं और विश्लेषण में उनका अर्थ निकाला जाता है, तो यही इसका राइट आंसर है। संकलन में तथ्य जुटाए जाते हैं और विश्लेषण में उनका अर्थ या निष्कर्ष निकाला जाता है, यही संकलन और विश्लेषण में अंतर पाया जाता है। डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस द्वारा आंकड़ों के रुझान, संबंध और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। अवकाश प्रशासन में प्रधानाध्यापक का उचित कार्य क्या है? मौखिक अनुमति देना, नियमों के अनुसार स्वीकृति एवं अभिलेख रखना, सभी को समान अवकाश देना, आवेदन अस्वीकार करना। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि नियमों के अनुसार स्वीकृति एवं अभिलेख रखना ये प्रधानाध्यापक का अवकाश प्रशासन के लिए उचित कार्य। अवकाश का निर्णय लागू नियम, पात्रता और उचित अभिलेख के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। मानव संपदा पोर्टल का प्रमुख संबंध किससे है? विद्यार्थियों के अंक, मानव संसाधन, कर्मचारी संबंधी, डिजिटल प्रबंधन, पुस्तकालय, भवन निर्माण। बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी शिक्षकों की मानव संपदा है, सभी प्रशासनिक या राज्य कर्मचारियों की एक मानव संपदा होती है, इसलिए बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव संपदा प्रणाली कर्मचारी संबंधी सेवा एवं मानव संसाधन डेटा के डिजिटल प्रबंधन में उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 का मूल प्रशासनिक दर्शन किससे संबंधित है? गोपनीयता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, केंद्रीकरण, अभिलेख विनाश। तो आरटीआई एक्ट 2005 का संबंध
पारदर्शिता एवं जवाबदेही से है। पारदर्शिता और जवाबदेही से है, क्योंकि सूचना का अधिकार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। दिव्यांग विद्यार्थियों के संदर्भ में विद्यालय प्रशासन का सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है। अलगाव, समावेशन एवं आवश्यक सुविधाएं, केवल परीक्षा में छूट, सीमित प्रवेश सीमित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान एवं सुलभ शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, इसलिए समावेशन एवं आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना प्रत्येक विद्यालय का दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना निर्धारित है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम किस वर्ष का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह कब बना? लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम कब बना था? तो ये 2013 में बना था। कब बना था? 2013 में बना था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2013 का अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। जनहित गारंटी व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? सेवाओं को समयबद्ध उपलब्ध कराना, वेतन बढ़ाना, विद्यालय बंद करना, परीक्षा कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं को समयबद्ध उपलब्ध कराना, क्योंकि जनहित गारंटी का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को समयबद्ध और उत्तरदायी तरीके से उपलब्ध कराना है। ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 105। विद्यालय बजट मूलतः क्या है? केवल आय की सूची, अनुमानित आय एवं व्यय का वित्तीय नियोजन, केवल वेतन विवरण, केवल खर्च का रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विद्यालय बजट का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बजट आगामी अवधि की आय और व्यय का अनुमानित वित्तीय खाका होता है। बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। सीमित संसाधनों में विद्यालय की प्राथमिकताएं निर्धारित करते समय सबसे उपयुक्त आधार क्या है? प्रधानाध्यापक की व्यक्तिगत पसंद, शैक्षिक आवश्यकता एवं उपयोगिता, सबसे महंगी वस्तु, पहले प्राप्त आवेदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक आवश्यकता एवं उपयोगिता। शैक्षिक आवश्यकता एवं उपयोगिता, सीमित संसाधनों का उपयोग आवश्यकता, प्राथमिकता और शैक्षिक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यय का शीर्ष हो सकता है? तो विद्यार्थी की आय, वेतन एवं भत्ते, विद्यालय का नाम, शिक्षक की जन्म तिथि। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते विद्यालय के बेमद का उदाहरण है, या बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 108। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भुगतान रोकना, वित्तीय अनियमितताओं को रोकना एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना, ऑडिट से बचना, नकदी बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय अनियमितताओं को रोकना एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल वित्तीय कार्यों में शुद्धता, सुरक्षा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, इसलिए बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। जीएसटी का पूर्ण रूप है? जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 110। एनपीएस का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम अर्थात बी राइट है, इसका बी आंसर राइट है, नेशनल पेंशन सिस्टम।
क्वेश्चन 111, विद्यालय लेखा प्रणाली, विद्यालय लेखा प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? आय छिपाना, वित्तीय लेन देन का प्रमाणिक लेखा रखना, केवल वेतन बनाना, केवल निरीक्षण में रिकॉर्ड दिखाना। तो 111 का आंसर हो जाएगा वित्तीय लेन देन का प्रमाणिक लेखा रखना, क्योंकि लेखा प्रणाली प्रत्येक वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित एवं सत्यापन योग्य रिकॉर्ड रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का शिक्षा संबंधी सबसे व्यापक उद्देश्य क्या है? केवल खेल विकास, पोषण सुधार तथा विद्यालयी सहभागिता को बढ़ावा देना, केवल परीक्षा परिणाम और है शिक्षक प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण सुधार तथा विद्यालयी सहभागिता को बढ़ावा देना, क्योंकि विद्यालयी भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण सुधार के साथ नामांकन उपस्थिति तथा विद्यालय में निरंतरता को प्रोत्साहित करना है। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार मुख्यतः किससे संबंधित है? विद्यालयी अवस्थापना विकास, छात्रवृत्ति, शिक्षक भर्ती, खेल प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालयी अवस्थापना विकास। ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध विद्यालयों की भौतिक अवस्थापना और सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से है, और इस अलंकार के तहत सरकार 3 गुना प्रोवाइड करती है, 3 गुना राशि। यदि आप 5 लाख देते हैं तो संभवतः 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के रूप में एडेड विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनके जर्जर बिल्डिंग को सुधारा जा सके। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। दीक्षा का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में है? दीक्षा का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में? के वेतन भुगतान, डिजिटल शिक्षण सामग्री एवं शिक्षक संसाधन, भवन निर्माण, पेंशन। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल शिक्षण सामग्री एवं शिक्षक संसाधन। दीक्षा डिजिटल माध्यम से शैक्षिक सामग्री एवं शिक्षक अधिगम संसाधन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115। परख का प्रमुख संबंध किससे है? वित्तीय प्रबंधन, मूल्यांकन एवं आकलन सुधार, भवन निर्माण, शिक्षक स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन एवं आकलन सुधार। बी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। परख का उद्देश्य भारत में आकलन एवं मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निपुण भारत मिशन का केंद्रीय लक्ष्य है शिक्षा, उच्च शिक्षा, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, तकनीकी शिक्षा, खेल शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। निपुण भारत का लक्ष्य बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN सुनिश्चित करना है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, केवल परीक्षा लेना, शिक्षक भर्ती, भवन निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय से बाहर या नामांकित न होने वाले बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ना है, और इसी को स्कूल चलो अभियान कहते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। शारदा कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? खेल प्रतिभा, आउट ऑफ स्कूल, बच्चों की पहचान एवं शिक्षा से जोड़ना, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आउट ऑफ स्कूल, बच्चों की पहचान एवं शिक्षा से जोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शारदा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय से बाहर बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। बी
करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निपुण भारत, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, दीक्षा पेंशन प्रबंधन, परक भवन निर्माण, शारदा उच्च शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निपुण भारत, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक के प्रबंधन कार्यों का सर्वाधिक तार्किक क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएंगे योजना, संगठन, निर्देशन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, मूल्यांकन, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रभावी विद्यालय प्रशासन में पहले योजना, फिर संगठन, फिर निर्देशन और इसके बाद पर्यवेक्षण तथा अंततः नियंत्रण और इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरीके से ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों, टोटल 120 प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के बीच रखी गई। यह मॉक टेस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और ये आप लोगों के लिए लाभप्रद रही हो तो शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।